तो कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से आ गया हूं मैं नई वीडियो लेकर। 2023 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल चल रहे थे। 41 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। चलो जरा देखते हैं क्या पूछा है सवाल में। इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I1 इज। इस सर्किट के अंदर I1 जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो भाई साहब I1 करंट किधर है, देखो ये दिखाई दे रहा मेरे को। चलो ठीक है, तो सबसे पहला सर्किट में ना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। करंट कैसे कैसे चलेगा, उसको करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। देखो पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने में सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी बैटरी। सबसे बड़ी बैटरी ये रही 5 वोल्ट। देखो यहाँ जा एरो घूम रहा है, इसमें से करंट निकलता हुआ दिखा रखा है इन्होंने I2। ठीक है, चलो ठीक है, I2 निकला। अब I2 में से इस वाली ब्रांच में देखो, ये ब्रांच जो ऊपर जा रही इसमें गया देखो I3, तो ऊपर गया I3। तो नीचे वाली ब्रांच में कितना गया होगा, I2 में से I3 इधर चला गया तो I2 माइनस I3, ये हो गया आपका बच्चों। अब ये इधर पहुंचा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर वाले में देखो I3 गया था यहाँ, I3 में से इधर से आ रहा था देखो I1। 2 वोल्ट वाली बैटरी में से इधर से देखो I1 आ रहा था, ऐसे जा रहा है। ये I1 इधर से आया, I3 इधर से आया, दोनों मिलके इस ब्रांच में चले गए I3 प्लस I1, समझे ना। देखो इस ब्रांच से I1 आया, जिसमें एरो घुमा रहा हूँ मैं, इस ब्रांच से I1 आया और इस वाली ब्रांच से I3 आया, दोनों मिलके इस ब्रांच में चले गए। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट। तो इधर से I1 आया, इधर से I3 आया और दोनों मिलके इस ब्रांच में चले गए। I1 I3 प्लस I1, मैंने दोनों को I3 लिख दिया, इसको कर दो I1, I3 प्लस I1। अब यहाँ पे पहुँचे फिर जंक्शन पे, देखो ये जंक्शन है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये जंक्शन है, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे आप। अब देखो जंक्शन पे यहाँ से पहुँचे, देखो यहाँ से आ रहे हैं। अब इधर कितना जाना है, देखो इस 5 वोल्ट की बैटरी में से I2 करंट निकला था तो I2 इसमें वापस चला जाएगा I2। अब देखो इधर से आ रहा था I3 प्लस I1, उसमें से I2 चला गया तो इस ब्रांच में बचा बच्चों I3 प्लस I1 और माइनस I2, इसमें चला गया। अब इधर से देखो इस ब्रांच से आ रहा है I2 माइनस I3 और इस ब्रांच से आ रहा है I3 प्लस I1 माइनस I2, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे वापस से देखो ये I1 हो गया और ये I1 करंट वापस चला गया। तो हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने दिया था उसी तरीके से करने की कोशिश की और कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों 3 लूप है। देखो एक ये छोटा लूप, एक ये वाला छोटा लूप और एक ये बड़ा लूप, ये लूप बना रखे हैं हमने। इन 3 लूप में किरचॉफ लॉ लगा दो। देखो मैं कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से चलूँगा, पहले मैं इधर गया तो करंट भी इधर जा रहा है I3 और मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2I3। फिर आगे बढ़े, इधर गए तो फिर करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो प्लस का 1I3 प्लस I1। फिर आगे बढ़े, इधर बैटरी मिली -5 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट की बैटरी, और फिर I2 करंट, हम भी इधर जा रहे हैं वो भी इधर जा रहा है, तो 1 इंटू में I2। I2 को कैपिटल में लिख देते हैं क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है हमने पहले से। I2 आ गया बच्चों, और अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए। लो पहली इक्वेशन तैयार, इक्वल्स टू में 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। 2I3 ये बन गया और 1I3, तो 3I3, फिर प्लस का I1, देखो कोई गलती ना हो जाए बहुत ध्यान से, और प्लस का I2, और 5 को उधर ले जाओ और इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। चलो अब दूसरे लूप में चलते हैं, इस वाले लूप में जा रहा हूँ। देखो यहाँ से कॉर्नर से चलूँगा ऐसे और ऐसे, तो प्लस का 2, देखो ये जो हमें मिला प्लस का 2 है क्योंकि इधर ही करंट जा रहा है। इसमें करंट कितना जा रहा है I2 माइनस I3, तो 2 इंटू I2 माइनस I3। फिर ऐसे चले तो माइनस में 1 इंटू में I3 प्लस I1 माइनस I2। फिर यहाँ से इधर गए, बैटरी का -5 टर्मिनल मिला, -5, और
फिर प्लस में 1 इंटू में I2 और इक्वल्स टू में फिर से 0। देखो ये 2I2 और माइनस माइनस प्लस I2 3I2 हो गया और एक और ये I2 तो 4 तो I2 हो गया। फिर माइनस का 2I3 और माइनस का I3 तो माइनस का 3I3 हो गया। फिर यहाँ से माइनस का I1 माइनस का I1 और इस -5 को इधर ले गए तो इक्वल्स टू 5। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। जरा तीसरे लूप में चलते हैं। इधर से कॉर्नर से, कहीं से कॉर्नर से किसी से भी शुरू कर सकते हो आप। यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। चलो इधर से चल रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बैटरी मिली, बैटरी का माइनस का टर्मिनल तो माइनस का 2। बैटरी की वोल्टेज लिख दो -2। बैटरी का टर्मिनल कौन सा मिला? माइनस। फिर आगे चले, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ तक। फिर इधर चले, अब मिला 1 ओम तो प्लस का 1 ओम और इनटू में I3 प्लस I1। हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है। फिर आगे चले, आगे चले, करंट भी इधर, हम भी इधर, तो प्लस का 1 ओम और इनटू में I3 प्लस I1 माइनस I2। देखो बच्चों, ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए। और जिस पॉइंट से चले थे उसी पे पहुंच गए, वापस 0। अब इसे सॉल्व कर लो। I3 2I3 I1 और I1 2I1 और फिर माइनस का I2 और बराबर 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। देखो 3 इक्वेशन बन चुकी हैं, इनको आपस में सॉल्व करना है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। देखो उससे क्या होने वाला है। ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, 3I3 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 5। नीचे वाली इक्वेशन को लिख लो, 4I2 माइनस 3I3 माइनस I1 और बराबर 5। दोनों को ऐड करके लिख लिया, माइनस I प्लस I कट गए। ये आ गया 3I3 और माइनस 3I3। देखो ये प्लस 3I3 माइनस I3, ये भी कट गए। I2 और I2 मिलके हो गए 5I2 बराबर 10। तो I2 की वैल्यू बच्चों आ गई 2 एम्पियर। लो जी, I2 आ गया तो इक्वेशन में रख के अब इसको सॉल्व कर दो। चलो अब हम क्या करने वाले, इस I2 की वैल्यू कोई सी भी 2 इक्वेशन में रख दो। मान लो मैं थर्ड इक्वेशन में देखो I2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखने जा रहा हूँ। तो ये आ गया 2I3 प्लस 2I1 माइनस I2 हो गया 2 बराबर 2। इधर लेके जाओ, I3 2I3 प्लस 2I1 बराबर 4। ठीक है, अब बच्चों I2 की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो ये रख दिया मैंने। एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब ऊपर वाली में रखो तो 4I2 तो I2 की जगह 2 माइनस 3I3 माइनस I1 बराबर 5। अच्छा निकालना क्या था हमको? I1 निकालना था। चलो तो भाई साहब ये हो गया 8 माइनस का 3I3 माइनस का I1 बराबर 5। इन्हें इधर लेके जाइए, 8 को इधर ले जाइए तो माइनस का 3I3 माइनस का I1 बराबर 5 माइनस 8। ये बचा माइनस का 3, माइनस हटा दो माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो 3I3 प्लस I1 और बराबर +3 बन जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे फिर से लिख लो। एक ये वाली थी देखो ऊपर, और एक ये वाली। इस इक्वेशन को यहाँ नीचे लिखने जा रहा हूँ, 2I3 प्लस 2I1 और बराबर 4। चेक करो ठीक है कि नहीं। अब क्या करें जिससे I1 आ जाए, तो I3 को कट कर लो। तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाली में 3 से। तो ऊपर वाली में 2 से करी तो 6I3 प्लस 2I1 बराबर 3 नहीं सॉरी 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, ऐसे नीचे 6I3 प्लस
6i1 और बराबर 12। एक काम करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गए, ये माइनस का 4i1 और बराबर में माइनस का 6, माइनस का 6। तो बच्चों i1 माइनस से माइनस कट गया, i1 की वैल्यू आ गई 6/4। ये इससे काटा 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर 1 दे रखा है। देखो मैंने अभी बीच में वीडियो रोक के इसका आंसर चेक किया था, लेकिन नेट पे कहीं इसका सही से आंसर नहीं दे रखा है। हाँ, एलन वाली शीट में मैंने फिर चेक किया तो उन्होंने भी इसका आंसर 1.5 निकाल रखा है, एनटीए के आंसर को गलत बताया हुआ है, और हमारा भी देखो 1.5 ही आया है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो वैसे अच्छा क्वेश्चन था, 3 इक्वेशन बनानी थी, इनको सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है कभी कभी यार, ऐसा भी सवाल आ जाता है, एक आध जनरल मार्किंग में चला जाता है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इसमें कहा विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल। मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। हाँ वो पता भी है, और हमें ईएमएफ का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, वो होता है V/L और इनटू में x, जहाँ V/L को कहते हैं, V/L क्या कहलाता था, इसको कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे बच्चों इसको। चलो ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बोला, इन्होंने कहा द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? देखो आपको एक चीज़ बताएं, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो याद कर लो, सेंसिटिविटी वो प्रोपोर्शनल होती है 1 के करंट के, मतलब उसकी वायर में चलने वाला करंट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ऐसे कह लो। तो सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल है 1/I के। अच्छा, मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ, V/R। तो मैं I की जगह लिखने जा रहा हूँ V/R। तो ये I की जगह V/R लिखेंगे जब हम अपॉन में, तो ये R ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये S प्रोपोर्शनल आ जाएगा R/V के। अब यहाँ से R की वैल्यू अगर पूछे तो R क्या होता है, R होता है ρL/A। R की जगह लिख दो ρL/A, तो S इज प्रोपोर्शनल टू ρL/A बटे में V। इसके बटे में 1 मान लो, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो S इज प्रोपोर्शनल टू ρL बटे में AV आ गया। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे इसकी लेंथ वायर की, यहाँ पे किस किस के बारे में पूछा है, देखो किसी भी ऑप्शन में चेक कर लो, वायर की लेंथ की बात हो रही है, मतलब L की बात हो रही है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है, मतलब V की बात हो रही है, V/L की बात हो रही है। रो और A तो कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट हैं, इनकी बात ही नहीं हो रही, तो S इज प्रोपोर्शनल टू, इन्हें छोड़ दो, तो ये आ जाएगा L/V, मतलब S प्रोपोर्शनल है L/V के। क्या यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि S L के प्रोपोर्शनल है? हाँ, तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा, S जो है मतलब सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, एक तो A बैठ गया। ठीक है, फिर अगर हम इसको ऐसे लिख लें, S इज प्रोपोर्शनल टू L को ना इसके यहाँ नीचे ले जाए V के, 1/V/L लिख लें इसको। V/L क्या होता है, V/L हमने पढ़ा था, V/L होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो S इज प्रोपोर्शनल टू 1 पोटेंशियल
ग्रेडियंट। ठीक है, तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ऐसा भी देखो कोई ऑप्शन है क्या? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। लो जी, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ए और सी, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए और सी आ रहे हो, सेकंड ऑप्शन। यही बच्चों हमारा आंसर है। आपको ये बात याद रखनी है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, इसी से काम बन जाएगा, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उसके करंट के प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या कहा गया है जरा समझना। When two resistances R1 and R2 are connected in series and introduced into left gap of meter bridge। देखो मीटर ब्रिज में दो गैप होते हैं, इस तरह से गैप होते हैं। उन दो गैप में रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। ये मीटर ब्रिज की वायर हो गई। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए है क्योंकि इसमें 1 मीटर की वायर लगी होती है। तो ये वायर की टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब इस पे यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर से जो ये स्टिक को कनेक्ट करके अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखा जाता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ लगा दिया। तो सीरीज में कितना हो जाएगा टोटल, R1 प्लस R2, वो तो यहाँ लगा दिया। और एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, वो हम पहले से जानते हैं, मान लीजिए वो है R, क्योंकि एक यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लगाना होता है जो जिसका हमें पहले से पता हो। अब इन्होंने कहा कि, और वो रेजिस्टेंस R दिया है इन्होंने, देखो यहाँ पे दिया लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज एंड रेजिस्टेंस R इंट्रोड्यूस इन राइट, मतलब राइट में हमने 10 लगाया तो R की जगह ये 10 ओम है। ओके, नल पॉइंट कहाँ पे मिला इसका, 60 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ से 60 सेंटीमीटर पे ये मिला नल पॉइंट। तो आगे कितना बचा बच्चों, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल है 100। अब इसका फॉर्मूला हुआ करता था कि यहाँ पे मान लो P है, यहाँ पे मान लो ये R है, इसको लेंथ को L1 कह दो, इसे L2 कह दो। तो ये P बटे L1 बराबर R बटे L2, ये फॉर्मूला होता था। ये P का इस लेंथ के साथ रेशो और R का इस लेंथ के साथ रेशो, L2 के साथ रेशो बराबर होता था। तो P की वैल्यू तो है सर R1 प्लस R2 बटे में लेंथ 60 सेंटीमीटर बराबर, इधर है R 10 और बटे में 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर इसको ले आओ तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई बच्चों 60 बटे 4, 4 से इसको काट दो 60 को तो 15 आ गई। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने कहा कि R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट किया। देखो यहाँ पे बोला व्हेन R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इंट्रोड्यूस इनटू ए लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज इंट्रोड्यूस इन राइट गैप। ठीक है, इस बार लेफ्ट गैप में तो, इधर वाले गैप में तो इंट्रोड्यूस किया 3 ओम और इधर वाले गैप में दोनों को पैरेलल में लगा के, तो पैरेलल में लगा के हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक बच्चों, और फिर से उसी तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया और इस बार इंट्रोड्यूस इनटू द राइट गैप एंड गेट नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। इस बार फिर लेफ्ट से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला हमें, तो इधर की लेंथ कितनी रह गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर से इक्वेशन बना लो इसी तरीके से, इसको P बटे 40 तो 3 बटे 40 बराबर ये बटे 60, तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 बटे में 60, 0 0 कैंसिल हो गए और इसको इधर 6 को मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 6 इंटू 3 18/4 आ गया। ठीक बच्चों, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इधर को लाके। ऊपर वाली इक्वेशन R1 प्लस R2 की वैल्यू देखो कितनी थी 15, वो यहाँ पे 15 रख दो, तो R1 R2 बटे में 15 इज इक्वल टू 18/4।
अब देखो इसको इधर लेके जाओ, पहले से 2 से काट लो, ये 9 और 2 से काटा ये 2। अब इसके इधर लेके जाएंगे तो R1 इंटू R2 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना बैठ गया ये, 1 मिनट। तो बच्चों ये आंसर नहीं बैठ रहा है, वजह थोड़ा सा गलत कर दिया हमने यहाँ, थोड़ा गलती से पढ़ लिया। R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इंट्रोड्यूस इन लेफ्ट गैप। ये जो R1 और R2 जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किए थे, लेफ्ट गैप में ही हमको रखने थे। 3 इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये थोड़ा सी गलती हो गई है, इसको मैं सुधार देता हूँ। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन सब सही है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ऊपर वाली तो R1 प्लस R2 15 आ गई थी, वो तो करेक्ट थी बच्चों। इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, ये ठीक है। अब इस बार R1 प्लस R2 को आप किस में, R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इंट्रोड्यूस लेफ्ट गैप में, इधर। तो ये R1 R2 बटे R1 प्लस R2 पैरेलल में लगा के इनको लेफ्ट गैप में लगा दिए, इधर 3 ओम, और फिर यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट से ये 40 और इधर बचा 60। ठीक बच्चों, अब यहाँ से फिर से वही लगाएंगे मीटर ब्रिज की कंडीशन, R1 प्लस R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 बटे में 40 बराबर 3 बटे 60। 0 0 कट गई, ये 2 से ये 4 कटा, 2 इधर गया, तो ये आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 2। अब देखो ये R1 प्लस R2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 की जगह 15 और बराबर 2। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, R1 R2 की वैल्यू बच्चों 30 आ गई। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, और वैसे सवाल आसान था, थोड़ा सा एक लाइन गलत पढ़ने से उसका आंसर गलत हो गया था, ये आंसर 30 बन गया आपका। वैसे आसान सवाल था, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 पे आ चुके हैं। इसमें बोला है इन्होंने, null point is found at 200 centimeter in potentiometer when cell is in secondary circuit is shunted by 5 ohm. Okay, when resistance of 15 ohm is used, shunting null point moves to 300 centimeter. The internal resistance of cell is, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था पोटेंशियोमीटर में सर, स्मॉल r इक्वल्स टू L1 बटे L2 माइनस 1 इंटू में R। ये जो स्मॉल r था ये तो था इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये याद दिलाता हूँ आपको क्या क्या था। ये कैपिटल R था बाहर से लगाया हुआ रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल। ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसको हम लगाते हैं, शंट करते हैं, सेल के साथ लगाते हैं इसको, ठीक है ना। तो L1 और L2 क्या थे, L1 था बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए उसका पोटेंशियोमीटर का नल पॉइंट फाइंड करना, और L2 था शंट लगाने के बाद उसका नल पॉइंट फाइंड करना। तो ठीक है, अब शंट लगाने से पहले नल पॉइंट क्या है वो तो हमें दिया नहीं, मतलब L1 तो हमको दिया नहीं, L2 जरूर दिया है पहले केस में कि अगर 5 ओम का हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएं, शंट लगाएं, ये शंट इसको बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शंट बोल रहे हैं। तो अगर इसको 5 ओम को लगाएं यहाँ पे, तो उस टाइम पे इसका जो नल पॉइंट है वो 200 सेंटीमीटर है, मतलब ये L2 की वैल्यू 200 और R की वैल्यू दे रखी है पहले केस में 5। चलो पहली इक्वेशन बना लो, R इज इक्वल टू, जिसको ना पता हो ना ये कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट पढ़ना बेटा। ये पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट होता है, उसे कैसे कैसे यूज करते पहले ध्यान से पढ़ो, फिर ये सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। L1 बटे L2 की वैल्यू 200 हो गई, -1
और इनटू में आर की वैल्यू 5 हो गई। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने दोबारा कहा व्हेन रेजिस्टेंस इज 15 ओम इज यूज्ड फॉर शंटिंग। इस बार शंट लगाया 15 ओम का, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 15 रखेंगे और पॉइंट कहाँ चला गया उसका, 300 सेंटीमीटर पे। तो L2 की वैल्यू इस बार 300 रखनी है, तो आर वही का वही रहेगा, सेल तो वही है। तो L1 नहीं पता हमको, L2 पता है, इस बार 300 है -1, और इस बार आर की वैल्यू 15 है। इसे कहेंगे सेकंड इक्वेशन। दोनों को एक काम कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आर से आर कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 1 और इधर आ जाएगा आपका L1 -1 बटे में 200 है यहाँ, और ये बटे में L1 बटे में 300 -1, और इनटू में 5 से 15 को काट लो 3, तो 1/3। इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी इधर आ जाएगा और 3 भी इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू में L1/300 -1 बराबर उधर बचा L1 बटे में 200 -1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये L/100 बचा -3 बराबर L1 बटे 200 -1। इसे इधर लेके आओ, इसे इधर लेके आओ, तो L1/100 माइनस L1/200 बराबर, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 - 1। ये सॉल्व करके एलसीएम आ गया 200, ये 2L1 - L1 बराबर 2, तो L1/200 बराबर 2, तो L1 बराबर 400। L1 का वैल्यू हमें पता चल चुका है। इससे हम अब R कैलकुलेट कर सकते हैं। R का फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का L1/L2 -1 इंटू में R। L1 था कितना हमारा पहले वाले केस में, L1 नहीं था किसी भी केस में, तो L1 निकाल लिया हमने, कितना आया 400, और पहले केस में L2 कितना था 200 -1, और इंटू में R की वैल्यू निकल कर आई 5। ये इससे काटेंगे 2 -1 1 1 इंटू 5 5 ओम आ गया। तो इसका मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 5 ओम। तो आसान सवाल था, कुछ नहीं था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ये सवाल समझ में ना आया हो ना भाई, आप एक जरूर काम करो, आपका कंसेप्ट वीक है। आप पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट पढ़ के आओ कि पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नहीं आता समझ में या कुछ तो बताओ मुझे, ठीक है, पर करके यही आओ। उसको करे बगैर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ेगा। वहां से करके आओगे तो फिर एकदम से समझ में आएगा। फिर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अप्रिशिएट करो मुझे, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, पर सब्सक्राइब करने के लिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वैसे मजाक करने की आदत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मजाक की बात चल रही थी, मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने को मजाक मत सोच लेना। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो होता है यार वो सब कर देना तुम, ठीक है, बढ़िया से। चलो वैसे बीच बीच में मजाक तो चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आए। चलो भाई, मन लगाने के लिए थोड़ी सी मजाक जरूरी है। क्या बोला है भाई इसमें, रेशो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड इन 2 रजिस्टर्स R एंड 3R। 2 रजिस्टर हैं भाई, एक है R और दूसरा है 3R। ओके, इसमें कहा कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके ओके ओके, तो पैरेलल में कनेक्ट करें तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, ऐसे लगा देते हैं। अच्छा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये 3R। एक बात देखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो वोल्टेज V इस पे होगी, वोल्टेज V इस पे होगी, ठीक है। तो इनके थर्मल एनर्जी जो होगी कनेक्टेड इन सर्किट इज, रेशो क्या होगा उसका, तो मान लो पहले की थर्मल एनर्जी H1 है, दूसरे में थर्मल एनर्जी H2, तो H1 V² फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज देखो V है सेम, R रेजिस्टेंस है, तो ठीक है, H1 की वैल्यू तो यही आ गई। H2
इसके लिए भी वी स्क्वायर बटे में आर, आर हो गया 3r का, 3r हो गया इसका, दोनों का रेशो कर दो, ये कटा h1 बटे h2 बराबर r से r कटा 3/1, 3:1 आ गया मेरे बच्चों, जो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार। चलो, एक दो ऐसे सवाल भी तो आने चाहिए आसान आसान, अच्छे लगते हैं। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हो गया, बस आज का तो हो गया, बाकी कल करते हैं। चलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, ठीक, इससे हेल्प होगी आप लोगों की भी और मेरी भी। चलो ठीक है, ओके। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।